उन्होंने एकदम से रिमूव कर दिया, जो कि एक्सपेक्टेड लाइन पे था, लेकिन बहुत दिन से एक्सपेक्टेड लाइन पे था। सिद्धरामैया साहब ने कभी रिमूव नहीं किया था। दूसरा, हम जो चीजें और जो सोच रहे थे, जैसे हम सोच रहे थे सेस हट जाएगा और चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट करना है और उसके लिए रोड सेस या इंफ्रास्ट्रक्चर सेस लगेगा, तो एजुकेशन सेस उन्होंने एज इट इज रखा है, सरचार्ज एज इट इज रखा है। तो वो उनकी मजबूरियां हो सकती हैं, चूंकि ये केवल 45 दिन में बजट तैयार किया था। जो चीजें हैं, जब हमने पहले मिले थे हम लोग जेटली साहब से, ऐसा लगा था बहुत सारी चीजें इस बजट में कवर करेंगे, लेकिन जो नेक्स्ट बजट आएगा वो फुल फ्लेज बजट रहेगा और सारी खामियां उसमें दूर करी जाएंगी। इसमें ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए दीपक जी, जब मैंने स्टार्टिंग में आपको कहा था कि ट्रांसफर प्राइसिंग में बहुत सारी खामियां हैं, तो उसको पूरी तरीके से उन्होंने कवर किया है ट्रांसफर प्राइसिंग के लिए, जिसके चलते जो कॉर्पोरेट्स को और जो बाहर के जो लोग इंडिया में आके काम करते थे उनको काफी परेशानियां हो रही थी। बाकी जो चेंजेस किए हैं, बाकी बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। हम अभी बिटवीन द लाइंस जब पढ़ेंगे भीतर के जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस हैं इनकम टैक्स में, तब पता चलेगा। अभी एट प्रेजेंट हम आपको बताने की कैपेसिटी में नहीं है। ओवरऑल बहुत अच्छा बजट है ये डायरेक्ट टैक्स पॉइंट से भी, और मेरे को जो लग रहा है कि पहली बार मुझे ऐसा एहसास हो रहा है कि किसी भारतीय ने भारतीय के लिए निवेश की दृष्टि से जो एक्साइज है, जो कस्टम पर बात हुई है, जो कि शेयर मार्केट्स को लेके, पूंजी बाजार को लेके ये हुआ है, वो और जो बॉन्ड की थोड़ी, वो जरा ये बताइए कि निवेश की दृष्टि से जो कि मुख्य फोकस वहां था, वो कैसा बजट है ये? नहीं, देखिए, निवेश के दृष्टिकोण से उन्होंने जो प्लस माइनस थोड़ा किया है, वो अब फाइनेंस मिनिस्टर का अधिकार है, उसके भीतर उन्होंने किस तरीके से एडजस्टमेंट किया है। लेकिन जो एक सेंटिमेंट्स की बात थी, बाहर से जो पैसा इंडिया में आता था एफडीआई के रूप में, और उसके तहत उन्होंने इनकम टैक्स एक्ट में साफ कहा कि रिट्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट हम नहीं करेंगे। और वोडाफोन के केस के चलते जितना एंटी इन्वेस्टमेंट सेंटिमेंट्स हुआ था, उन्होंने साफ साफ उस चीज को इसमें स्वीकार किया कि हम मजबूरी में करना हुआ तो करेंगे, अदरवाइज नॉर्मल केसेस में नहीं करेंगे। तो इसमें बहुत फायदा होने वाला है भारत को। चलिए, इन्वेस्टमेंट का अगर आप देखिए तो रेल बजट से एक कंटिन्यूटी आपको दिखेगी कि पीपीपी का मॉडल आने वाले दिनों में सरकार के फोकस में रहेगा। कि जो नारा नरेंद्र मोदी ने दिया था चुनाव के दौरान कि मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, तो ये बजट निवेश का माहौल तैयार करता है, सरकार की पॉलिसी फ्रेमवर्क को बताता है कि ये अगर आप भारत में व्यापार करना चाहते हैं, भारत में निवेश करना चाहते हैं, अपना व्यवसाय बढ़ाना चाहते हैं, तो सरकार की ये नीतियां हैं। एक दूसरा, उन्होंने ये एश्योरेंस दिया है देश के व्यवसायियों को और बाहर के लोगों को भी, निवेशकों को, कि हम कोई रेट्रोस्पेक्टिव टैक्स या कोई कानून नहीं बदलने जा रहे। तो कानून में एक जो कंटिन्यूटी होनी चाहिए, उसका जो एश्योरेंस निवेशक चाहता है, खासतौर से जो इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, वो जेस्टेशन पीरियड बहुत लंबा होता है, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए पैसा लगाने आता है। तो अगर वो आया और 2 साल बाद आपने कानून बदल दिया, तो उसको लगता है कि हमको तो ठग लिया आपने, हम आके फंस गए। तो ऐसे में लोग बचने लगे थे। पिछले 4-5 सालों से ये स्थिति हो गई थी कि इन्वेस्टमेंट को लेकर लोगों को डर था कि हम जाएंगे भारत में और फंस सकते हैं, तो उसको दूर करने की कोशिश की है। दूसरा, घरेलू उद्योग को बढ़ावा देने के लिए बहुत इंसेंटिव दिया गया है, हर तरह की छूट कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री बढ़े और इंपोर्ट पर डिपेंडेंस कम हो। इसके लिए इस बजट में बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। और बीजेपी का जो मैनिफेस्टो है पार्टी का, उसके हर बिंदु को छूने की कोशिश की गई है कि हमने जो जनता से वायदा किया था, जिस पर हमको मैंडेट जनादेश मिला है, उन सब पर हमारी सरकार क्या करने जा रही है अगले 1 साल में या 3-4 साल में। जैसा उन्होंने ग्रोथ को लेकर कहा कि हमारा लक्ष्य यह है कि 3-4 सालों में 7-8% तक की जीडीपी ग्रोथ या उससे ज्यादा हो। लेकिन प्रदीप सिंह जी, वो आरोप तो लगेगा ना कि जैसे ही पीपीपी मॉडल आएगा, वैसे ही कांग्रेस और विपक्षी दल आरोप लगाएंगे कि सब कुछ कॉर्पोरेट को देना शुरू किया, क्योंकि पहले से ही ये आरोप चस्पा है नरेंद्र मोदी पर इलेक्शन के वक्त से कि ये सब कुछ कॉर्पोरेट घराने को देने जा रहे हैं, ये सब कुछ प्राइवेटाइज करने जा रहे हैं, ये सब कुछ जो है प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप मॉडल पे कॉर्पोरेट घराने को दे देंगे और उनके थ्रू सरकार को चलाएंगे। तो ये आरोप तो चस्पा हो जाएगा उन पे। देखिए दीपक जी, हमारे सामने 2 ऑप्शन है, या तो सरकार के पास इतना पैसा हो कि वो खुद लगाए, नहीं है तो उसके लिए टैक्स बढ़ाए। तो क्या सरकार टैक्स बढ़ाए या दूसरे माध्यमों से जो निवेश आ रहा है उसको फैसिलिटेट करे और उससे ग्रोथ
ग्रोथ बढ़ेगी, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा आएगा, उससे कंजम्पशन बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो फिर वो ग्रोथ को बढ़ाएगा। तो आज हमको महंगाई की मार जो इतनी ज्यादा लग रही है, उसका एक बड़ा कारण ये है कि महंगाई के साथ साथ हमारी आमदनी भी कम हो रही है, रोजगार के अवसर भी कम हो रहे हैं। 2004 में जब ये सरकार आई थी तो एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ का रेट जो है 2.8 था, आज 0.5% है। तो इस नाराजगी इसकी वजह से ज्यादा बढ़ी है। अगर महंगाई 10% बढ़े और हमारी आमदनी 15% बढ़े तो हमको महंगाई उतनी नहीं चुभती है, लेकिन अगर महंगाई भी बढ़ रही है और हमारी आमदनी भी कम हो रही है तो वो दोहरी मार होती है। बिल्कुल। कुछ रिएक्शंस हम देश के बाकी हिस्सों से भी आ रहे हैं। जयपुर आपको लिए चलते हैं, वहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता अविनेंद्र हैं और उनके साथ जयपुर के तमाम लोग मौजूद हैं। अविनेंद्र, जयपुर की जनता नरेंद्र मोदी सरकार के इस पहले बजट पर क्या कहती है, कैसे देखती है? शीतल जी, हम मौजूद हैं अभी फेडरेशन ऑफ राजस्थान ट्रेड एंड इंडस्ट्री के कार्यालय, जहां पे जो पदाधिकारी हैं उन्होंने बड़े गौर से बजट को देखा है। हमारे साथ फोर्टी के जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। सर, आपकी बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है? बजट पूरा का पूरा देखने से ये समझ आता है कि बजट पूरा विकास परक है। इसके ऊपर, विकास के ऊपर और किसानों के ऊपर और इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, 3 सेक्टर के ऊपर विशेष ध्यान दिया गया है। सबसे ज्यादा ध्यान किसान के ऊपर दिया गया है, जिसमें कि बहुत तरह के लोन्स को इन्होंने कम रेट के ऊपर किया है। नए किसान विकास पत्र को लाने का भी काम किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में NHAI को अलग से दिया गया है, सड़क के लिए अलग से आवंटन किया गया है, जल मार्ग का अलग से एक बनाया गया है जो कि इलाहाबाद से लेके हल्दिया तक होगा। ईस्ट कॉरिडोर के लिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के लिए भी बातचीत की गई है, जो कि अमृतसर से लेके कोलकाता तक आएगी। और सड़क और उन सब के प्रावधान भी इन्होंने बहुत अच्छे ढंग से किए हैं। साथ में बैंकों को इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड इश्यू करने की जो पावर दी है, वो भी अपने आप में ये बताती है कि इस सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत अधिक जोर होगा। अगर हम राजस्थान की बात करें, हमारे पास और व्यापारी हैं, तो राजस्थान के व्यापारी को इस बजट से क्या कुछ मिला है? राजस्थान को एज सच तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं दिया गया है। सोलर का जरूर एक 500 करोड़ रुपए सोलर प्रोजेक्ट्स के ऊपर दिया गया है। बाकी जो कि अमाउंट बहुत थोड़ा है राजस्थान के लिहाज से। राजस्थान में गुंजाइश बहुत ज्यादा है। टेक्सटाइल सेक्टर को थोड़ी बहुत लिबर्टी दी गई है। हम एज ए टेक्सटाइल बिजनेसमैन हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक अपैरल पार्क या कुछ टेक्सटाइल पार्क इन्होंने अनाउंस किए हैं, जिसमें राजस्थान को इन्होंने छोड़ दिया गया है। व्यापारियों की एक बहुत बड़ी मांग रही थी टैक्सों के सरलीकरण को लेके, तो क्या आपको लगा है इस जो बजट में से टैक्सों में सरलीकरण हुआ है? टैक्सों में कोई खास सरलीकरण नहीं हुआ है। आयात शुल्क में जरूर कुछ राहत दी गई है, लेकिन उत्पादन शुल्क करीब करीब वही रखा है। फिर भी ये बजट बहुत अच्छा है, इसमें उत्पादकता के ऊपर ध्यान दिया गया है। आशा है इस वजह से उत्पादन बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अविनेंद्र, हम अब चलेंगे हमारी संवाददाता, हमारी एडिटर न्यूज दीप्ति इस वक्त हमारे साथ रायसेन जिले के सलामतपुर गांव से जुड़ चुकी हैं, मध्य प्रदेश से। दीप्ति, ये सिर्फ इंडस्ट्री का बजट नहीं है, क्योंकि हमने देखा किसानों के लिए बहुत सारी अनाउंसमेंट्स हुई है, गांवों के लिए बहुत सारी योजनाएं अनाउंस हुई हैं, गांव के युवाओं के लिए आजीविका योजना, किसानों के लिए 8 लाख करोड़ की योजना कर्ज के लिए, इसके अलावा किसान टीवी की घोषणा हुई है। तो गांवों के लोग इस बजट से कितने संतुष्ट नजर आ रहे हैं, कितने खुश नजर आ रहे हैं? जी शीतल, मेरे साथ मैं इस वक्त सलामतपुर में हूँ और मेरे साथ इस वक्त कई सारे किसान हैं, गांव के लोग हैं। आइए हम इनसे पूछते हैं कि वो इस बजट से कितना खुश हैं। किसानों के लिए काफी सारी घोषणाएं हुई हैं, आप क्या खुश हैं इस बजट से? जितना मिला, जो उम्मीद थी उतना मिला? खुश ज्यादा हैं और थोड़ा कुछ हम सरकार से मदद की भी अपेक्षा कर रहे हैं कि हमारी किसानों की मदद करे सरकार, के DAP पे, यूरिया पे सब्सिडी देना चाहिए। किसान पहले से ही खाद के ऊपर बहुत बुरी तरह से मार पड़ी हुई है। पहले 485 की बोरी मिलती थी, अब 1273 की मिल रही है, तो बहुत अंतर है, बहुत महंगाई बढ़ गई है। तो इस पे सब्सिडी देना चाहिए किसान के लिए। तो ज्यादा किसान कृषि प्रधान देश है और किसान को जब सब्सिडी मिलेगी तभी देश उन्नति करेगा, मेरा तो सोचना ये है।
और इसके अलावा जितना मिला है, जो 7% ब्याज पे लोन मिला है, किसान टीवी आएगा, वो भी स्वागत योग्य जो बात आई है। वित्त मंत्री जी ने जो अभी बजट पेश किया है उसमें 7% का जो लोन का वो दिया है कि 7% ब्याज लेंगे, उससे अगर और भी 2% कम हो जाए तो और भी ज्यादा अच्छा है, तो उससे ज्यादा ही लाभ होगा किसान को, और किसान उन्नति करेगा तो देश उन्नति करेगा। किसान के बारे में ज्यादा से ज्यादा सोचना चाहिए। जी आप बताइए, बजट में जो मिला उससे खुश हैं आप या कुछ और देना चाहिए था सरकार को? हाँ खुश हैं। आपने कहा आप खुश हैं, तो मतलब क्या मध्य प्रदेश में तो 0% ब्याज पे किसानों को लोन मिलता है, केंद्र ने अभी 7% करा है, किसान टीवी आने वाला है, वाटर रिसोर्सेज बढ़ाने की बात हुई है कि अगर मानसून नहीं आ रहा है या मानसून खराब हो रहा है तो किसानों की खेती में सिंचाई अच्छी हो, तो लगता है ये सारी चीजें, ये योजनाएं आने से कुछ अंतर आएगा? नहीं, जैसे तो मैडम कछु अंतर नहीं आएगा। मान चलो अब जैसे पानी नहीं गिरेगा तो बात फिर कछु नहीं होगा, पानी नहीं गिरो तो फिर क्या है, वो कुछ नहीं है। आप बताइए, आपको क्या लगता है जो बजट में मिला वो काफी है किसानों को या और मिलना चाहिए? वैसे तो और भी मिलना चाहिए, जैसे लाइट भी कम 12 घंटे मिल रही है, वो 24 घंटे ही होने चाहिए किसान के लिए। और भी जो 5% है जो लोन मिल रहा है, इस पे 5-7% लगा रहा है, 5% कर दें तो और भी अच्छा है। इसके अलावा आपको लगता है जो सिंचाई योजनाएं बढ़ाई हैं कि योजनाओं के लिए बजट ज्यादा दिया है, कि मानसून पर निर्भर नहीं होना चाहिए, और जो लोन का वो कम किया है, किसान टीवी शुरू होगा, उससे कुछ फायदा होगा? अभी तो कुछ फायदा नहीं होगा। अभी तो क्या है कि अब मौसम वैसे ही, मानसून नहीं आया तो अभी खेती वैसी पड़ी है सूखी, इससे परेशानी तो होगी। ले लो और क्या है जी। चलिए दीप्ति, आप बताइए, आप कुछ बोलना चाहिए? दीप्ति हम आपको रोकेंगे क्योंकि अभी अभी एक ब्रेकिंग न्यूज आ रही है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये बजट, राहुल गांधी ने बजट की आलोचना की है। राहुल गांधी ने कहा है कि ये बजट देश की धड़कन बढ़ाने वाला नहीं है। शायद उनका कहने का मतलब ये है कि पूरे देश को नहीं समेट पाता है ये बजट। राहुल गांधी ने बजट की आलोचना की है। बजट देश की धड़कन बढ़ाने वाला नहीं है। ऐसा क्या बयान की उसकी व्याख्या करनी पड़े जो समझ में ना आए लोगों को। कांग्रेस की ओर से पहले ही प्रतिक्रिया। या उदेश कुमार जी, ये राहुल गांधी ने वही कहा है जैसे आप कहते हैं, चित भी मेरी पद भी मेरी। नहीं, ये तो आपका मूल्यांकन है कि मैं क्या कहता हूं, लेकिन अगर जहां तक इस बजट का प्रश्न है तो मेरी दृष्टि में, और संभवतः आप भी और यहाँ बैठे ज्यादातर लोग सहमत होंगे कि इसके कई प्रस्तावों से हमारी सहमति असहमति होगी। कुछ मामलों के आवंटन जो निम्न मध्यम वर्ग के लोग हैं उन लोगों के लिए इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो कहा जा सके कि अच्छे दिन की बात है, और ये बिल्कुल एक ऐसा पिटारा है कि जिसमें सारी ज्यादातर बातें हवाई बातें हैं। इसलिए मुझे इस बजट से बहुत कम उम्मीदें नजर आती हैं। सर एक और बात जो intend to take this country in economic and fiscal terms. So therefore, under those circumstances, except for continuing with the policies of the UPA government and not giving credit to it, whether it was with regard to the implementation of the Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana. पार्टी भी आलोचना करती थी, लेकिन मैं जितना अभी तक इस बजट को समझा हूं वो ये है कि इसमें कई ऐसे प्रस्ताव हैं जिनसे शायद किसी की सहमति असहमति हो, जो आवंटन हुए हैं कार्यों को उनको लेके भी संदेश हो सकता है। लेकिन भारत के इतिहास का ये पहला बजट है जो मैं देख रहा हूं जिसमें किसी वित्त मंत्री ने चुनाव पूर्व अपने प्रधानमंत्री द्वारा भाषणों और वक्तव्यों में किए गए सारे वायदों और अपने घोषणा पत्र के एक एक बिंदु को शामिल करने की कोशिश की है। उसकी व्यावहारिकता पर कहीं कहीं संदेह हो सकता है, लेकिन उनके बजट भाषण का जो स्वर था कि हमारे में संकल्प है और इसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, तो ये इस प्रकार से अब मेरा मानना यह है कि अगर ये चीज लागू हो गया जो उन्होंने कहा है, अगर ये संभव हो गया तो भारत का पूरा आर्थिक वर्ण क्रम बदल जाएगा इससे। बिल्कुल, मैं स्पेक्ट्रम की बात, कंप्लीट स्पेक्ट्रम बदल जाएगा इसमें। किसानों के लिए, कुछ करने की तमन्ना रखने वाले युवाओं के लिए, उद्यमियों के लिए, साथ ही साथ पढ़ने लिखने वाले, विरासत की रक्षा करने वाले, जल जंगल जमीन की लड़ाई करने वाले,
विदेशी कारोबारियों के लिए, सबके लिए इसमें कुछ न कुछ प्रस्ताव है और उसको व्यवहारिक बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, सीधे चलते हैं मुंबई। हमारे सहयोगी वहां पर अभिषेक शर्मा मौजूद है और उनके साथ मौजूद है सुरेश कोटक। ओवर टू अभिषेक। और उसको व्यवहारिक बनाने की कोशिश की गई है। बिल्कुल, सीधे चलते हैं मुंबई। हमारे सहयोगी वहां पर अभिषेक शर्मा मौजूद है और उनके साथ मौजूद है सुरेश कोटक। ओवर टू अभिषेक। बिल्कुल सर, हमारे साथ तमाम जो बिजनेस वर्ल्ड के लिए तमाम लोग मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। हमारे साथ दूसरन दवे जी इस वक्त मौजूद हैं जो कि फाइनेंस सेक्टर के बारे में बात करेंगे। बजट देखने के बाद सर क्या कहेंगे, कैसा लगा आपको बजट? बजट ओवरऑल बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया हुआ है। उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट और पावर, वो तीनों को, प्लस उनको एग्रीकल्चर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, वो सब जगह से इतनी सारी सुविधाएं दी हुई है। और प्लस कॉर्पोरेट टैक्स को कम नहीं किया हुआ है, कॉर्पोरेट टैक्स को बढ़ाया नहीं है, इन सेंस कि उसको एज इट इज रखा हुआ है। एज ए रिजल्ट जिस तरह से जो गवर्नमेंट का डायरेक्शन था कि ये इकोनॉमी को बूस्ट दिया जाए, उन्होंने वो पूरी तरह से उनको ख्याल रखा हुआ है। मेरे हिसाब से बजट बहुत अच्छा डायरेक्शनल बजट है और ये जो सेंटीमेंट है वो पॉजिटिव रहेगा इसकी वजह से। लगता है कि जो देश की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, क्या इस बजट से आने के बाद आर्थिक स्थिति सुधर जाएगी? क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में आप बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, अभी उन्होंने एसएमई जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस है और वेंचर कैपिटल जो न्यू जो स्टार्टअप करें, उनके लिए उन्होंने 10,000 करोड़ उनको एलोकेट किए हुए हैं। सो जो भी छोटे छोटे बिजनेसेस हैं वो गवर्नमेंट से उनको फंड मिलेगा, प्लस एग्रीकल्चरल फंड किया हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर किया हुआ है। तो उसकी वजह से देश की उन्होंने पूरा डायरेक्शन ही ग्रोथ के हिसाब से लिया हुआ है। मेरे हिसाब से इट्स अ वेरी गुड पॉजिटिव स्टेप। तो हमारे साथ सर एक और शख्स मौजूद हैं जो कि इलेक्ट्रॉनिक में बकायदा बिजनेस करते हैं। क्या कहेंगे सर, आपके हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक गुड्स कह सकते हैं, मोबाइल हो गए, एसी हो गए, फ्रिज हो गए, टीवी सस्ते हो गए, क्या कहेंगे आप? नहीं ना, लॉन्ग रन बहुत अच्छा है, क्योंकि आज जो टीवी है वो खाली एंटरटेनमेंट नहीं है, उसमें एजुकेशन है और इन्फॉर्मेशन भी है। और उसने फार्म सेक्टर के लिए रखा है कि एक स्पेशल प्रोग्राम कि जो खेरूत है, जो फार्मर्स है, उनको पूरा ट्रेनिंग देंगे भाई खेत में कौन सा फर्टिलाइजर डालना चाहिए, प्रोडक्शन कैसा बढ़ना चाहिए। आई थिंक इट्स अ स्टेप इन अ राइट डायरेक्शन। और दूसरा, ये जो फूड के लिए 8 लाख करोड़ का जो बजट रखा है, I think that will really be good. अभिषेक, बिल्कुल हमने ये प्रतिक्रियाएं देखी मुंबई से। अब हम आपको लिए चलते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी, जहां से हमारे साथ हमारे संवाददाता विनोद लांबा जुड़ चुके हैं और उनके साथ है कुछ युवा दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्र। विनोद, युवाओं के लिए भी अच्छी खासी चीजें अनाउंस हुई, स्किल इंडिया नाम से स्कीम, डिजिटल इंडिया, सस्ते घरों की बात हो रही है, नए IIT की बात हो रही है, एम्स की हो रही है। दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवा इस बजट को, बिल्कुल IIM की हो रही है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के युवा इस बजट को कैसे देखते हैं? देखिए, काफी इंटरेस्टेड थे जब सुबह मैं यहाँ करीब 9:30 बजे पहुंचा। सब लोग देखना चाहते थे कि कॉलेज की बात की जिस तरह से की जा रही थी कि नए कॉलेज खुलेंगे। कैसा लगा आप लोग को? कुछ नए कॉलेज की खुलने की बात है, कुछ है स्टूडेंट्स के लिए, कुछ लगा आपको इस बजट से? जहां तक नए कॉलेजेस की बात है तो यूपीए गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्रोमिस किए थे, लेकिन उस बारे में काम चल भी रहा था। नए कॉलेज के बारे में मुझे खासकर एनडीए से कुछ खास उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि 5 IIM खोल देना या 5 IITs खोल देना ये तो ठीक है, बट ह्यूमैनिटी के लिए क्या हुआ? एक भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात इन्होंने नहीं की। और अगर पूरे बजट की बात की जाए, 12 कॉलेज की बात है, 100 करोड़ जो ऑनलाइन है एक एजुकेशन, उस पर खर्च करने की बात नहीं है। देखिए, बात वो नहीं है, इम्पोर्टेंट ये कि इंस्टीट्यूशन है या नहीं हमारे पास, इंफ्रास्ट्रक्चर है या नहीं। और अगर पूरे बजट की बात की जाए तो रोटी कपड़ा मकान, तो मकान की बात तो ये 2021 में कर रहे हैं, और रोटी कपड़े की अगर बात की जाए तो ये तो महंगे हो गए और कंप्यूटर के पार्ट सस्ते हो गए। जो आप लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं ये भी अभी महंगे होने वाली है। एक पानी को छोड़ के जितने भी स्वीट कंटेन करती है जो भी ड्रिंक्स, वो भी महंगे होने वाली है। तो जिस तरह की कैंटीन है, यहाँ का खर्चा, आपका बजट बढ़ने वाला है। हाँ, देखिए, स्टूडेंट का बजट बढ़ने वाला है, लेकिन फिलहाल हम अभी यही उम्मीद, जो कि अच्छे दिनों का एक सपना दिखाया गया था, हम उसी की उम्मीद कर रहे हैं। जहां तक बात रही IIT और IIM की, तो IIT और IIM खोलना बड़ी बात नहीं है। हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के ज्यादातर स्टूडेंट IIT IIM से पढ़ने के बाद विदेशों में चले जाते हैं। तो जो प्रतिभा पलायन है, ब्रेन ड्रेन है, इसको रोकने के हमारे यहाँ क्या उपाय किए जाएंगे कि हमारी प्रतिभाएं हमारे यहाँ रहें और देश का बेहतर ढंग से विकास हो सके। तो इस पे भी हमारी सरकार को जोर देने की जरूरत है। उनके जॉब, उनके कैरियर के लिए कुछ बेहतर किया जाए, तो इस विषय पे भी थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा।
देखिए, जिस तरह से ब्रेन ड्रेन की बात होगी, काफी कॉलेजेस खुलते हैं लेकिन जो पढ़ के लोग निकलते हैं वो बाहर चले जाते हैं। ये कंसर्न है यहाँ के स्टूडेंट्स का, और जो डीयू के स्टूडेंट्स है खासतौर से ये ग्रुप बहुत ज्यादा पॉजिटिव नजर नहीं आता इस बजट को लेकर। आंचल जी बिल्कुल। चल एक चीज और, रेल बजट की तुलना में इस बार शेयर मार्केट ने इस बजट को पसंद उछाल दिया जी, उछाल दिया है, बिल्कुल उछाल दिया है। लेकिन इनके हिसाब निफ्टी में और 410 अंक सेंसेक्स में बिल्कुल उछाल पर है शेयर बाजार। तो क्या माने एनके सिंह साहब, अच्छे दिन आ गए? नहीं, जितनी उम्मीद थी नरेंद्र मोदी का जो मेंटल फ्रेमवर्क है उसकी अगर आप एनालिसिस कीजिए तो एक रिवॉल्यूशनरी बजट की उम्मीद थी, क्रांतिकारी बजट की। मैं प्रदीप जी इतना ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन एक बात जरूर है कि कहीं ओरिएंटेशन रूरल इकोनॉमी को मजबूत करने की है, इसमें दो राय नहीं है। 8 लाख करोड़ का जो एक फंड कॉर्पस दिया है एग्रीकल्चर लोन के लिए, क्योंकि बिना एग्रीकल्चर लोन के आप बहुत आगे बढ़ नहीं पाएंगे। एग्रीकल्चर प्रोडक्शन लगातार, लेकिन सर 7% ब्याज पे, हाँ 7% और कुछ में 4% भी दे रहे हैं। 7%, 4%, हमारे मध्य प्रदेश में 0% पे मिलता है। आप तो इसीलिए तो आपको वोट भी अच्छे मिलते हैं, आपके बीजेपी को वोट भी अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन 7% पे दे रहे हैं। रोड्स के लिए भी बहुत बड़ा नहीं, वो तो देखिए वो रूटीन में बहुत चीजों के लिए होता है, लेकिन हमें जो डर है वो ये है कि आपने बहुत अच्छा किया डिफेंस पे, आपने 26,000 करोड़ बढ़ा दिया और इस समय 2,29,000 करोड़ रखा है, करीब 13% का इजाफा है। लेकिन जो आप टैक्स रेवेन्यू मॉपअप करने जा रहे हैं और आपका दावा है कि 13.5 लाख करोड़ करेंगे, मुझे डाउट है, क्योंकि इस साल जो पूरा हुआ है वो 11.5 लाख करोड़ से कम रहा है। जो आपका बजटरी एस्टीमेट था उसे 80,000 करोड़ कम हो गया है। तो मुझे नहीं लगता कि 2 लाख करोड़ एक्स्ट्रा आप बजट ले पाएंगे। दूसरा यह है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में प्राइस मैकेनिज्म को लेके प्राइस स्टेबलाइज करे, इसके लिए 500 करोड़ का दिया है, बहुत अच्छा है। एग्रीकल्चर सेक्टर में एक थ्रस्ट है जिसको लेके मुझे लगता है कि अपबीट मूड पब्लिक का होगा, कॉमन मैन का होगा। लेकिन ओवरऑल देखें तो बहुत रिवॉल्यूशनरी इसे नहीं कहा जाएगा, क्योंकि टैक्स का जो प्रोसेस था टैक्स कलेक्शन का, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं किया है, स्लैब्स वही रहे हैं। माइनर जो कॉस्मेटिक चेंजेस हैं, 50,000 बढ़ा दिया, 10,000 बढ़ा दिया, इसका कोई बहुत मायने नहीं की है। जो टैक्स कलेक्शन की आप बात कर रहे हैं, 2 चीजें, 2 रिपोर्ट्स हैं, अलग अलग एस्टीमेट है कि जो डिस्प्यूट्स हैं टैक्स के 2.5 लाख करोड़ से 4.5 लाख करोड़ के बीच के हैं, उनके रिड्रेसल के लिए ट्राइब्यूनल नए बनाए गए। नहीं, वो तो हमेशा चलता है। वो देखिए, मैं आप दोनों को रोकूंगा एक मिनट। बाजार के अंदर जबरदस्त उछाल है। बीएसई का सेंसेक्स जो है 423 पॉइंट ऊपर चला गया है और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज 124 पॉइंट। तो ये कोई ना कोई संकेत दे रहा है। सीधे चलते हैं महेश गुप्ता के पास, जो कि पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के वाइस प्रेसिडेंट है। गुप्ता जी, बाजार के अंदर जबरदस्त उत्साह है, यही उत्साह क्या पीएचडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स में भी है? बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। बहुत अच्छे अनाउंसमेंट्स हुए हैं, पॉलिसीज बताई गई हैं, जिससे लगता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ रिवाइव होगी। एफडीआई अलाउ करी गई है इंश्योरेंस सेक्टर में। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में बहुत इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिए गए हैं। इंडस्ट्रियल सेक्टर को 25 करोड़ तक की इंडस्ट्री के लिए एक 15% का इन्वेस्टमेंट अलाउंस दिया गया है। ये सारे पॉलिसी डिसीजंस ये बताते हैं कि इंडस्ट्री में ग्रोथ आएगा। इंडस्ट्री की वजह से एक उछाल देखना एक संभावित बात है। संभावित बात है। सर, हमारा सबसे बड़ा कंसर्न जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर था और एग्रीकल्चर सेक्टर। एग्रीकल्चर सेक्टर के लिए तो दिया है, लेकिन आपको क्या लगता है एग्रीकल्चर सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर कितना अपलिफ्ट हो पाएंगे इस बजट के बाद? नहीं, मैं ये समझता हूँ ये लॉन्ग टर्म पॉलिसी अनाउंसमेंट है। इमीडिएट कोई ऐसा कोई शुगर नहीं दी गई जिसको हमें अच्छा लगे, बट लॉन्ग टर्म में इसका बहुत बेनिफिट नजर आएगा हम लोगों को। इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लॉन्ग लास्टिंग होते हैं, बैंक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेंगे, एक अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट अलाउंस मिलेगा 15% का, अगर 25 करोड़ तक की इंडस्ट्री के लिए मिलेगा उसके। बिल्कुल, लेकिन जी एक चीज और है, एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म लोन से होता ये था कि शॉर्ट टर्म लोन लिया और उस शॉर्ट टर्म लेके अपने बेटी की शादी में इस्तेमाल कर लिया, कॉन्स्पिकुअस कंजम्पशन में इस्तेमाल कर लिया। ये पंजाब वगैरह में काफी चलता था, जिसकी वजह से सुसाइड्स होते थे। इन्होंने अब की बार जो किया है उसको थोड़ा सा डिसुएड किया है और उसकी जगह लॉन्ग टर्म लोन जो एग्रीकल्चर ले रहे हैं ताकि एसेट क्रिएट हो, ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है। ताकि लॉन्ग टर्म आप लोन ले, उस लोन से आप इंप्लीमेंट खरीदें, एग्रीकल्चर को बूस्ट दें ताकि प्रोडक्शन बढ़े, एसेट्स क्रिएट हो। ये एक प्लस पॉइंट है। तो मुझे लग रहा है कि एक ऐसी सरकार है जो कि सोच रही है कि चीजें कहां तक की जा सकती है। ठीक है, देखिए हर सेक्टर में जॉब क्रिएशन पर बहुत ज्यादा जोर दिया गया है, चाहे इन्वेस्टमेंट की बात कीजिए इंडस्ट्री में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, एग्रीकल्चर में,
और डोमेस्टिक इंडस्ट्री को बढ़ाने के लिए और इंसेंटिव दिए गए हैं। लेकिन सर पूरे टाइम तो हम रेड स्लिप की बात सुनते हैं, और इस बजट को देखने के बाद आपको लगता है कि वाकई जॉब क्रिएट हो पाएंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को निश्चित रूप से? देखिए, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा, आपका एग्रीकल्चर बढ़ेगा। उस केस में आप पिछले हम लोग करीब 17 साल से तो लगातार बजट, और मुझे नहीं लगता कि ये बजट पूरी तरह से ये है कि इसमें जॉब इतने क्रिएट हो जाएंगे, इस तरह का ट्रस्ट नहीं नजर वादे भारतीय जनता पार्टी ने। दीपक जी, ये देखिए कि ये लगभग आधे साल का समय उनको बजट के लिए मिला है, तो ये केवल 6 महीने की बात नहीं कर रहे, नहीं बदलती। हाँ, इससे पॉलिसी ले डाउन कर दिया, आप उसका इम्प्लीमेंटेशन बदलता है। एक नींव तैयार कर दी है, इस पर इमारत जो बनाना चाहिए। सबसे ज्यादा रोजगार अभी भी देश किस क्षेत्र में मिलता है? एग्रीकल्चर में है, एग्रीकल्चर में है, और उसके बाद जो है वो निर्माण के क्षेत्र में है, मनरेगा में है सर। नहीं, सबसे ज्यादा रोजगार मनरेगा के अंदर है। आप डिस्प्यूट मत करिए, मनरेगा के अंदर सबसे ज्यादा रोजगार है। यही कारण है कि आपका जो कृषि का क्षेत्र है और आपका जो निर्माण का क्षेत्र है, दोनों में आज की तारीख में आपको मजदूर नहीं मिल रहे हैं। मनरेगा सबसे बड़ा रोना है। मनरेगा को उसने किया, देखिए मनरेगा में जो कैग की रिपोर्ट है कि गरीबी रेखा वाले जितने ज्यादा राज्य हैं उनमें अधिकतम 37 दिन तक रोजगार मिला है। 45 दिन, 37 दिन, बिहार में 45 और बिहार में जो है 47 दिन रोजगार मिला है, वो है नहीं। मेरा कहना है कि मनरेगा को तो उन्होंने कृषि से जोड़ दिया है, साफ बोल दिया है। कृषि से तो अभी जोड़ा है सर, उससे पहले 10 साल 9 साल क्या होता रहा, ये तो बात करिए ना। उससे पहले 9 साल क्या होता रहा, उससे पहले गड्ढे खोदते रहे, भरते रहे, गड्ढे खोदते रहे, भरते रहे, वो गड्ढे भी मनरेगा आपके देश में भ्रष्टाचार, काम चोरी का सबसे बड़ा आधार बन गया था। और उसके लिए बजट का एलोकेशन कितना था सर? कितना था बजट का एलोकेशन? 31,000 करोड़। अभी तक 1,50,000 करोड़ रुपया उस पर खर्चा हुआ है। देखिए मैं टोटल से ज्यादा हुआ है। अभी तो रिपोर्ट हम देख रहे हैं। नहीं, 3 साल में 1 लाख जो आप 50,000 करोड़ 3 साल में लगातार 3 साल 33,000 करोड़ 31,000 करोड़ यही लगभग चला है। मैं ये कह रहा हूं कि रोजगार अगर कृषि में है तो देखिए कृषि के लिए बहुत सारे इसमें नए कदम है। पहली बार किसान